कैमरा एक्शन। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। बॉम्बे टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो गीत अभी आपने सुना, ये सुनकर आपको जरूर ये धोखा हो रहा होगा कि आज हम इस प्रोग्राम में राजेश खन्ना या मुमताज के बारे में बातें करेंगे। जी नहीं अजी साहब, इस गीत में इनके अलावा और भी कई कलाकार थे। उनमें एक ऐसे अदाकार की उपस्थिति थी जिसकी अदाकारी देखकर अक्सर दर्शकों को इनके किरदार से नफरत हो जाती थी। हाँ, मैं चोर, मेरा बाप चोर, मेरी मूछ नीची। लेकिन बेटा जी, जब 1.5 लाख की हवेली में चक्की पीसोगे तब मालूम पड़ेगा, समझे? मैं जा रहा हूँ। राधा देवी, फिर पीछे कुछ नहीं कहना। जी हाँ, ये वही सुखी लाला हैं जिन्होंने जब कभी भी किसी किरदार को अदा किया तो उसे पर्दे पर ऐसा जिया कि फिर वो किरदार अमर हो गया। ये जब से रंग मंच पे आया, ये जब से रंग मंच पे आया, इसने ऐसा रंग जमाया, इसने ऐसा रंग जमाया। भाई को भाई से लड़ाया, भाई को भाई से लड़ाया, लड़ाया लड़ाया लड़ाया, इसने मचाया बड़ा हंगामा। हम 5 पांडव ये शकुनी मामा, हम 5 पांडव ये शकुनी मामा। बिल्कुल ठीक समझे आप। आज लेखा जोखा हिसाब किताब महान अदाकार कन्हैया लाल की अदाकारी का। सुन लो भाइयों, अब सुखी लाला के ये दिन आ गए बेटा कि हिसाब दिखाना पड़ेगा। अरे बेटा, तेरे बाप ने हिसाब नहीं देखा तो तू क्या देखेगा? बाप का हिसाब बेटा देखेगा। देख ले भैया, देख ले, हिसाब दिखाओ। अब लेखा जोखा कहें या हिसाब किताब कहें, हमारा मकसद तो यह है कि किसी बहाने कन्हैया लाल जी की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें हम करें। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि कन्हैया लाल जी की सुपुत्री हेमा सिंह जी से हमारा संपर्क हुआ। हमने उनसे गुजारिश की, नोएडा दिल्ली में रहती हैं, किसी काम से मुंबई आई थीं। जब हमने उनसे इंटरव्यू के लिए कहा, वो सहर्ष तैयार हो गई और हमने उनसे वादा लिया कि वो कन्हैया लाल जी से जुड़ी बातें करेंगे, हमें बताएंगे। तो आइए कन्हैया लाल जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें उनकी बेटी हेमा सिंह जी से जानते हैं। मैं आप सभी की तरफ से, विविध भारती की तरफ से हेमा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्ते हेमा जी। नमस्ते अमरकांत जी, बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। और मुझे खुशी सबसे खास चीज बात की है कि बाबूजी की यादें जो मेरे जहन में अभी तक से इतने सालों से बसी हुई हैं और जो हम लोग बचपन से उनको जिए हैं, देखे हैं और महसूस किए हैं, वो सब आज आप लोगों से शेयर करने का मौका मुझे मिला है। जी, बस यही जो बातें हैं जी, ये बातें जो आपसे सुनने मिलेंगी जी, ये किसी इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी जी, किसी इंटरव्यू में नहीं मिलेंगी, जी जरूर, किसी और के पास नहीं मिलेगी। जी जरूर, मिलेगी भी तो उसकी सत्यता पर संदेह हो सकता है, लेकिन आपसे जो बातचीत मिलेगी मतलब कहना चाहिए सोने जैसी खरी होंगी। जी। पहले तो बताएं आपकी कितने भाई बहन आप रहे हैं? हम लोग कुल मिला के 7 भाई बहन थे, 3 भाई और 4 बहनें। तो सबसे बड़ी बहन की अब इंतकाल हो चुका है और तीनों भाइयों की भी डेथ हो चुकी है। तो अब हम लोग इस धरती पर 3 बहनें हैं, जो कि मैं सेकंड लास्ट हूँ, मतलब 3 बहनों में मिडिल में हूँ। जी जी। आप कन्हैया लाल जी का पूरा नाम बताइए। देखिए, मैं तो जानता हूँ, लेकिन हमारे श्रोता भी सुन लें, जान लें तो अच्छा है। जी, कन्हैया लाल जी का पूरा नाम है कन्हैया लाल चतुर्वेदी जी। जबकि हमारे दादाजी चौबे लिखते थे। हाँ। उनका नाम था भैरव दत्त चौबे। हाँ। लेकिन उसके बाद जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती गई और टाइम आगे गया तो उन्होंने फिर इसको
चतुर्वेदी के नाम से मतलब वो आ गए। तो ये है चतुर्वेदी का मतलब ये होता है, शायद आपको सबको पता होगा कि 4 वेदों के जो ज्ञाता होते हैं जी। तो वही उनका मतलब नाम है पूरा। जी। और बनारस के रहने वाले जैसा मैं जानता हूँ। जी, बनारस के ही रहने वाले हैं शुरू से ही। हाँ। वहीं पे उनका जन्म और बचपन और जवानी, शादी भी वहीं पे हुई थी बनारस में ही, और शादी शायद 1943 में हुई थी। एंड माय मदर वाज सेकंड वाइफ। और फिर उसके बाद हम लोग का जन्म हुआ, जो कि यहाँ पे बॉम्बे में जब आ चुके थे बाबूजी। तो इसके पहले बनारस में हमारे जो दादाजी थे वो वहाँ पे नाटक मंडली चलाते थे। अच्छा। सनातन धर्म नाटक रामलीला मंडली के नाम से, जो कि बहुत प्रचलित थी। और वहाँ के जो राजा थे उन्होंने मतलब इसको इतना पसंद करते थे कि जो भी उनके तरफ से जो भी योगदान होता था, चाहे वो कैश या काइंड जो भी होता था, वो उनको मतलब देते थे। इसके बाद जब हमारे दादाजी ने मतलब 6 महीना घर में रहते थे, 6 महीना इन लोग बाहर घूमते थे सारे गाँव में, अगल बगल जितने भी गाँव होते थे वहाँ पे घूम के इनकी नाटक रामलीला चलती थी। तो इस रामलीला में इन लोग अलग अलग के किरदार निभाते रहते थे। तो देखा जाए तो इनमें मतलब जो एक्टिंग की कला और जो इनके अंदर खून में ही रसा बसा था। हमारे जो बड़े बाबूजी थे उनका नाम था संकटा प्रसाद चतुर्वेदी, वो भी फिल्मों में सबसे पहले बम्बई आए थे। मतलब कन्हैयालाल जी के बड़े भाई? जी, हमारे ताऊ जी। तो जब वहाँ पे इनका रामलीला मंडली जब चलती रही, उसके बाद शायद बाबूजी ने और हमारे बड़े ताऊ जी जो थे दोनों ने मिलकर एक किराने की दुकान और एक आटा की चक्की भी खोली थी काफी दिनों तक। फिर उसके बाद जब ताऊ जी वहाँ पर, उनको एक लहर सी उठी अपने जहन में, बॉम्बे की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो काफी मतलब इनको एक आवाज आई कि मुझे जाना है, अंदर से एक आवाज आई। तो इन्होंने अपना बिस्तर बांध के वहाँ पे चले गए। उसके बाद फिर बाबूजी ने फॉलो किया इनको। संकटा प्रसाद जी पहले आए? जी, सबसे पहले वही आए और उन्होंने काफी स्ट्रगल भी किया और उनको काफी फिल्में मिल गई और काफी नामी फिल्में, जिसमें एक पृथ्वी वल्लभ शायद उनकी नामी फिल्म है, जिनके अंदर सोहराब मोदी जी साथ में उनके साथ हैं। तो लोग कहते हैं कि सोहराब मोदी को ओवरशैडो कर रहे थे अपने रोल में। और भी काफी फिल्में थी। मल्हार में बाबूजी और कन्हैयालाल जी दोनों। मल्हार जो मुकेश ने बनाई थी? जी, काफी पहले की फिल्म है। तो बाबूजी की एंट्री तो मेरे ख्याल से आई थिंक साइलेंट फिल्म्स का अगर हम जमाना को याद करें तो 1931 से शायद 32 से इस समय का है, जो कि अब तो रिकॉर्ड्स है भी नहीं शायद उनके, सारे मिट चुके हैं। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि अगर हमको कहीं से उपलब्ध हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जरूर। इस इंटरव्यू को सुनने वाले लोग इस समय बहुत रोमांचित हो रहे होंगे जी, विशेष रूप से जो बीते दौर की, गुजरे जमाने की फिल्मों के जो शौकीन रहे हैं जी, वो कन्हैयालाल जी के मुरीद ही होंगे निश्चित रूप से। जी बिल्कुल सही। क्योंकि उस दौर की फिल्मों में जैसे कि अगर लिखा है कि कन्हैयालाल हैं जी, तो लोगों के लिए एक ये स्पेशल अट्रैक्शन होता था जी, कि यार कन्हैयालाल हैं, पिक्चर में मजा आएगा। एक तो उनका सुक्खी लाला वाला किरदार पूरी दुनिया जानती है उनको उस नाम से। अरे वाह राधा, तुमने तो गांव का जैसे रूप बदल दिया है। सच्ची बोलता हूँ, 20 साल से ऐसी फसल देखा न सुना। अब की मालूम पड़ता है कि जैसे फसल जमीन से नहीं आसमान से बरसी हो। तो घबराते क्यों हो लाला? तुम्हारे लिए तुम्हारे 3 हिस्से अलग रखवा दिए हैं। अच्छा, जाओ ले लो। अच्छा। अब मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जैसे मैं उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि वो लिखा भी करते थे नाटक। बाबूजी हमारे जो थे, आदरणीय बाबूजी, उनके जहन में ये था कि वो बड़े अच्छे डायरेक्टर बनना चाहते थे और लेखक, स्क्रिप्ट राइटर, गीतकार, ये सारी चीजें उनमें मौजूद थी। क्योंकि उन्होंने पहले भी कई प्लेज में अपने खुद के लिखे हुए कर चुके थे। किरदार तो चलो एक अलग ही एक हिस्सा रह गया उनके व्यक्तित्व का, लेकिन जो उनकी अंदर की जो इच्छा थी वो थी कि हम डायरेक्ट करें, उसके बाद हम उसमें गीत लिखें, उसमें स्क्रिप्ट लिखें, ये सब चीजें उनके मन में थी। उनका एक्टर बनने का कोई अंदर से कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन बाई फ्लूक बनना पड़ा। शायद हमारे दर्शकों को ये भी पता होगा कि मोतीलाल जी की एक फिल्म थी जिसके अंदर बाबूजी वॉज जस्ट एन एक्स्ट्रा ऑन द सेट। उस समय उनको शायद 10 रुपए मिलते थे। तो
उनको वहाँ पे मतलब जब देखा कि मोतीलाल जी के जो पिताजी का रोल करने वाले जो थे वो आए नहीं सेट पर, तो उनकी गैर मौजूदगी में किसी ने सजेस्ट किया कि आप इनसे करवा लीजिए। तो दैट वाज द फर्स्ट ब्रेक आई थिंक ही गॉट। तो जितने भी सेट के लोग थे उन्होंने मतलब हंसना शुरू कर दिया कि ये क्या करेंगे। एक फुल स्कैप शीट का पेपर पकड़ा दिया गया उनके हाथ में और बोले कि ये डायलॉग आप पढ़ के करिए। उन्होंने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया वो चैलेंज और उन्होंने शुरू कर दी अपना डायलॉग बोलना। एक ही टेक में आप लोग को सुनकर हैरानी होगी कि वो ओके हो गया। वाह। और वो उनका पहला इजाफा था उनके सैलरी में, दैट वाज 45 रुपीज, 45 रुपए उनको दिए गए। उस टाइम से शुरू हो गया। क्या बात। हेमा जी, आपने ये फुल स्केप कागज की बात की, तो जैसे मैंने ऐसा भी सुना है कन्हैयालाल जी के बारे में जी कि वो नॉर्मली स्क्रिप्ट जो होती थी जी वो पूरी ऐसे याद नहीं करती थे, बस वो ऐसे एक बार देख लेते तो थे, चलो ये तो इनका जीस देख लेते थे जी। और उसके बाद फिर वो जब कैमरा ऑन होता था जी तो वो सारी चीजें वैसी ही निकलती थी जो सीन की डिमांड होती। बिल्कुल स्पॉन्टेनियस। क्या ऐसा सही है ये? बिल्कुल सही है। जब घर में भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर आते थे तो वो सिर्फ यही देखते थे कि स्क्रिप्ट में क्या है, उसको बड़े गंभीरता से और सहजता से सुनते थे, उनको पसंद आता था, तब फिर वो हामी भरते थे कि हाँ एग्रीमेंट हम कर लेते हैं फिल्म का। उनके जितने भी डायलॉग्स होते थे फिल्मों में हमने खुद ही देखा है कि वो खुद अपनी तरफ से जो भी डायलॉग्स को इम्प्रोवाइज करके वो अपने आप ही फ्लो में चले जाते थे। उनके अंदर मतलब किरदार के अंदर जाके बिल्कुल सेम रोल को अदा करना उनकी तो खासियत थी, आप लोग को सबको पता जी। लेकिन इसके लिए क्या प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजी हो जाते थे? जी बिल्कुल हो जाते थे, बिल्कुल हो जाते थे। क्या हुआ बेटा, चुपचाप आकर लेट गए? मुझे अंधेरे में रहने दो बाबा, रोशनी से मुझे नफरत हो गई है। नफरत? लेकिन हुआ क्या बेटा? कुछ नहीं। कुदरत ने मुझे क्यों पैदा किया, किस लिए जन्म दिया? मेरी आंखों को रोशनी देने के लिए बेटा। मैं रोशनी नहीं, अंधेरा हूं, अंधेरा, भयानक अंधेरा, बदनुमा दाग जिसे देखकर लोग आंखें फेर लेते हैं, डर के चीख उठते हैं। जैसे मैं इंसान नहीं एक जानवर हूं। बेटा बात यह है कि लोग तुझे बाप की नजरों से नहीं देखते। बाबा तुम्हारी नजर लोगों की आंखों को कैसे दूं? पैदा होते ही तुमने मुझे फेंक क्यों नहीं दिया बाबा, मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? बेटा खुदा की दी हुई नेमत को फेंक देता क्या रे? मैं बाप तुझे नहीं मालूम बेटा कि औलाद के लिए तेरी माँ ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, और वक्त आने पर बेटा मैं अपने... हाँ बाबा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं बाबा, शिकायत है उस खुदा से जिसने मुझे ऐसी सूरत दी। बेटा अच्छा हेमा जी, जब कन्हैयालाल जी यहाँ आए बॉम्बे, उस समय का बम्बई, अभी तो मुंबई हो गया, तब तक आपका जन्म हो चुका था? नहीं, हमारा तो बहुत काफी टाइम बाद, आई थिंक बाबूजी आए यहाँ पे 1931 से तो आए थे। उसके बाद एक बार फिर बीच में जब इनके स्ट्रगल डेज में इनको कुछ काम धाम की थोड़ी सी कमी लगी तो वापस बनारस चले गए थे। तो वहाँ से फिर दोबारा मदर इंडिया के लिए महबूब खान साहब ने इनको बुलाया था कि आप आ जाइए और आपके लिए वही रोल तैयार है जो आपने औरत में अदा किया था। तो उसके बाद जो है ही नेवर लुक बैक, और बड़े अच्छे से उनके मतलब फिल्मी सफर उनका बहुत ही कामयाब और अच्छा रहा। तो जैसे आपने कहा कि आप उनकी दूसरी पत्नी की संतान हैं जी, तो जब यहाँ आए थे जी, तो यहाँ आने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी या वो नहीं? ये बनारस में ही है। हमारी जो स्टेप मदर होंगी तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो बड़ा एक अच्छा किस्सा है बाबूजी की शादी का, सुनाइए ना। तो उसमें ये था कि बाबूजी ने सोचा था कि हम इसके बाद प्रण कर लिया था कि हम शादी नहीं करेंगे। हाँ, तब तक कितने संतान थी उनकी? नहीं, पहले वाइफ से कोई संतान नहीं थी। बस तो उनका ये रहा कि उनको नहीं करना है
दूसरी शादी। लेकिन जब अम्मा को देखे होंगे कहीं पे फैमिली मीटिंग में या गैदरिंग में या कुछ है, तो बाबूजी को बहुत बहुत पसंद आ गई होंगी। तो उस समय से मतलब उन्होंने हामी भर दी कि हाँ मैं मतलब यही मेरी वाइफ बनेंगी। तब तक बॉम्बे का आना जाना वो बनारस का ही था, ये सब बनारस का ही समय था, दौर था। लेकिन बम्बई आना जाना हो चुका था। बम्बई आना जाना हो चुका था। अच्छा जी। फिर हम लोग ये सेकंड वाइफ के हम लोग सारे 7 भाई बहन हुए। फिर आप का जन्म कहाँ हुआ, बनारस में या? सभी का बम्बई में हुआ है, हमारे 7 भाई बहन का बम्बई में ही हुआ है। यहाँ कहाँ रहते थे बम्बई में? हम लोग माटुंगा किंग सर्कल में, जो मेन महेश्वरी उद्यान है, अंबेडकर रोड है, वहीं पे फर्स्ट फ्लोर पे बसंत जी चेम्बर्स है, वहीं रहते हैं। अभी भी है वो घर? जी अभी भी है। उनका पहला मकान भी वही है, दूसरा मकान जो अभी तक से स्थित है वो भी वही है, सेम बिल्डिंग में सेम फ्लोर पे। जैसे कि अभी आपने बात की कि मदर इंडिया का जो रोल था सुखी लाला वाला, वो औरत वाला जो था, तो हमारे श्रोता बहुत कीन रहते हैं लोगों के बारे में जानने के, तो वो तो जानते ही होंगे जी। लेकिन उनके लिए हम ये जरूर बता दें कि महबूब खान साहब की जो फिल्म थी औरत जी, उसमें सरदार अख्तर ने, जो कि महबूब साहब की पत्नी थी जी, उन्होंने वो किरदार निभाया था जो नरगिस ने मदर इंडिया में निभाया। और सुखी लाला का किरदार जो था वो कन्हैया लाल जी ने निभाया था, लेकिन मदर इंडिया में इकलौते कलाकार कन्हैया लाल जी थे जो रिपीट किए गए, बाकी पूरी कास्ट बदल दी गई। जी बिल्कुल, है ना जी। और वही सेम किरदार सुखी लाला का मदर इंडिया में कन्हैया लाल जी ने निभाया, और उसके बाद तो फिर वो सुखी लाला ही बन गए। जी। एक बात अम्मा हमको बताती थी, मतलब हम लोग अपने बाबूजी को बाबूजी बोलते थे, अम्मा को अम्मा बोलते थे। तो जब मदर इंडिया का प्रीमियर शो हो रहा था तो उसमें जब इंटरवल हुआ तो बाबूजी ने अम्मा से कहा कि अब उठो ना तो जूते पड़ेंगे। अम्मा का क्या रिएक्शन था वो किरदार को देख के? वो तो एंजॉय कर रही थी। अच्छा, हाँ। और बाबूजी ने इस फिल्म के लिए सही में अपना सिर मुड़ा लिया था। हाँ। रात को जब अम्मा दरवाजा खोली थी तो उन्होंने सोचा कि कोई और आ गया है। जब शूटिंग से लौटे थे शायद 3 बजे रात को या 2 बजे रात को, तो उन्होंने की होल में से देखा होगा, तो उन्होंने कहा पता नहीं कौन है। तो बाबूजी ने बाहर से दरवाजे में कहा कि नहीं मैं हूँ। तो मदर का नाम था जामवंती, तो जाम बोलते थे उनको। तो बोले कि मैं हूँ, दरवाजा खोलो। तो वो पहचान नहीं पाई क्योंकि वो उन्होंने अपना बोल्ड कर चुके थे। वो तो फर्स्ट सीन था, फर्स्ट शूटिंग थी। और बाबूजी में एक आदत, बहुत खासियत उनकी ये थी कि वो कभी भी सेट पर बगैर काम के नहीं अपना समय बिताते थे। तो जब उनकी जैसे 2 घंटे का ब्रेक मिल गया बीच में, या 1 घंटे का या 3 घंटे का, वो हमेशा वापस आके अपने घर पे ही बिताते थे। और बाकी सब आदतें जो है उनकी, वो तो शायद लोगों को भी पता है। और जैसे उनकी पान खाने की आदत जो थी, जो बनारसी पान जो होता था, मगई फेवरेट पान होता था, खास वहाँ से कालबा देवी से जाके, और कोई उनका खास एक पान वाला होता था जिसमें वो बड़े सहजता से उसको समेटा रहता था गीले कपड़े में, उसको ला के फिर उसको घर पे भी वो करना, फिर उसमें कत्था चूना सुपारी लगा के। और उनकी बहुत आदत थी कि वही चांदी के डब्बे में उनका रहता था पान, कम से कम 20-25 बीड़ा उसके अंदर पान रहता था। खुद बनाते थे, खुद ही उसके अंदर सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते थे नाप तौल के जैसे भी है। तो उनका एक शौक था कि ये पान, मतलब उनके हमेशा 4 बीड़ा पान उनके मुंह में दबा ही रहता था। तो जब भी फिल्म सेट पे जाते थे तो लोग पंडित जी पान, बल्कि राज कपूर तक बोलते थे पंडित जी पान, वेट करते थे कि बाबूजी का पान है, मतलब इतना स्वादिष्ट है जो उनको पसंद आता था। फिल्मों से जुड़ी बातें जी आप लोगों से करते थे, सेट की बातें या कोई और दीगर फिल्मों की बातें? जब आप छोटे रहे होंगे तो कभी सेट पे जाती थी उनके साथ? हाँ, सेट पे गए थे हम लोग। आई थिंक धरती का है पुकार के का सेट लगा हुआ था, बाबूजी का था उसमें कि बड़े भाई का किरदार था। तो उसमें मुझे याद आ रहा है कि ये पहले टेलर के पास गए थे। तो टेलर के पास गए तो उन्होंने उनका जो जैकेट बना हुआ था जो गांव वाले पहनते हैं, तो वो जैकेट को बोला कि दिखाओ वो। तो उसमें जो उसने बटन टाके होंगे, तो बटन में कभी बोले कि इसको तोड़ो, इसमें थोड़ा सा रंग अलग अलग करो ताकि ये दिखे कि ये गांव वाले का जैकेट है। तो ये छोटी छोटी बारीक चीजें उनको बहुत मायने रखती थी, हर चीज में ध्यान रखना। आया मुनीम जी। क्या बात है मुनीम जी, आपको हजूर ने बुलाया है? अभी? जी हाँ।
मुनीम जी आप चलें, हम आ रहे हैं। अच्छी बात है। नमस्ते हरी बाबू। सचमुच जमाना कितना बदल गया गंगा। हाँ, ये बात तो ठीक है हरी बाबू। यही देखो ना, पहले हमारे घर में आकर हमारे सामने तुम लोगों को बैठने की हिम्मत कहाँ होती जी। नहीं नहीं, ये तो एक बात की बात है। तुम बैठो हरी बाबू, आपसे एक जरूरी बात करना है। सुनेंगे सुनेंगे, जरूर सुनेंगे गंगाराम। तुम लोगों को शायद गांव छोड़कर जाना भी पड़े, हम तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमने जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है वो कुछ जरा ज्यादा जरूरी है गंगाराम। तो आप ही कहें हजूर। हाँ, बात ये है गंगाराम कि अब जमींदारी तो रही नहीं कि तुम लोगों को दान खैरात करते रहे, इसलिए जो रुपए हमने तुम्हारे भाई को वकील बनाने के लिए दिया था जल्दी से जल्दी लौटा दो तो अच्छा है, क्योंकि इस वक्त हमें रुपयों की सख्त जरूरत है। हरी बाबू, हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। क्यों? भाई वकील बन गया, बीए पास लड़की से शादी कर ली, तो क्या गांव की भाषा भी भूल गए? पर आपने कहा था ना हरी बाबू। अरे छोड़ो गंगाराम, जमाना बदल गया। गंगा जमुना जो फिल्म रही है जी, उससे जुड़ी कुछ बातें, कुछ यादें हैं आपकी? नहीं, उस समय तो हम लोग शायद बहुत छोटे थे। बस हमको इतना याद है कि ये मूवी जो थी गंगा जमुना, विच वॉज अ वेरी बिग ब्लॉकबस्टर, ये जब रशिया गई थी, सारी टीम वहां पे गई थी, तो वहां के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था इसको, और जितने भी रशियंस थे उन्होंने सबने बोला था हु इज दिस ओल्ड मैन, हु इज दिस ओल्ड मैन। उनकी जो एक्टिंग को देख के जो उनमें इतनी एक्साइटमेंट आ गई थी कि ना, इतना मतलब नेचुरल एक्टर और इतना वाइब्रेंट एक्टर कहाँ से है, ये कौन है। तो काफी लोगों को शायद उस फिल्म के बाकी जो किरदार थे शायद उनको ये बात पसंद नहीं आई थी कि ओवरशैडो कर रहे हैं बाबूजी। बाबूजी नहीं जा सके थे क्योंकि हमारी अम्मा की काफी तबीयत खराब थी उन दिनों में, तो ये किस्सा सुनने को मिला था हमारी मदर से कि ऐसे हुआ था। तो इतना मतलब उनकी एक्टिंग को लेके। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इस फिल्म में जो डायलॉग्स थे, जैसे आपने देखा होगा विजंती माला साउथ इंडियन हो के भी उन्होंने भोजपुरी के जो डायलॉग्स है वो इतनी उम्दा तरीके से उन्होंने किया है। तो ये भोजपुरी का जो डायलॉग्स का जो सिलसिला था वो बाबूजी का ही सजेशन था कि आप इसमें भोजपुरी डालिए, तो उससे काफी इंटरेस्टिंग हो गया सारा फिल्म। अरे छोकरी, कबो तेरी खोपड़ी में कौनो ठिकाने की बात भी आई है? हाँ, सो बात भी ठीक है। ये छोकरी तो एकदम गैया हो गई। अरे काहे रो थेरी? लो, जो उनकी खातिर रोत रही सो वो पूछते काहे रोत है। ये हो तमाशा है कि नहीं? अरे तोरी खातिर बहुत भारी खटापटी हो गई एक दिन। काहे? एक दिन हम बहुत लंबा चौड़ा सपना देखा रहा, देखा कि जाने कौन बात पे तेरी मेरी कोई झिकझिक हो गई। और हमें गुस्से में आए कि ना किचकिचाए कि एक रेपटा धर दिया तेरे, और तू दाएं से इतनी दूर जाके गिरी। हाँ, सपने में भी दुश्मनी जमाए रहे हो बराबर। हाँ, नहीं नहीं, पर तू असल बात तो सुन धन। इतने कहा देखा कि वहाँ सामने से माँ आ गई। माँ? हाँ, सो हम देख के जब हो गए, और हम कहा कि माँ, अरे तू तो मर गई रही, तो यहाँ कैसे आ गई? तो जैसे वो की आदत रही ना, वैसे उंगली दिखाए के कहने लागी के ए गंगुआ के बच्चे, खबरदार जो मोरी धन्नो पे कबू हाथ उठाया तो मोरी धन्नो। हाँ, और फिर कहा से जाते ऐसा जाए कि न तोरा हाथ लीस है और लाए के खट से मोरे हाथ में धर दी। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी।
मन में बसई बातों बुरा का होई है। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। कोहू से प्रीत लगई बा, कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी, प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का चुटी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। होई गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला। होई गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला। गोरी को देख बिना, गोरी को देख बिना निंदिया न आवे हमका। फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी, फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। थई 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 झाक दिनक दिन धाक तिनक दिन धाक दिनक दिन धाक तिनक दिन धा। आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है। आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है। प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा बिगावन लगी है। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी, नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। हेमा जी, आपने बताया कि आप 7 भाई बहन थे जी, उनमें से कोई भी फिल्मों से नहीं जुड़ा? एक्चुअली बाबूजी को कुछ खास मतलब वो कह रहे थे कि आप लोग इंजीनियर बनो, आर्किटेक्ट बनो, तो हमारे भाइयों ने काफी अच्छी अच्छी डिग्री हासिल करके उन्होंने अपना जीवन यापन किया। हाँ। तो इसी वजह से उनके मन में कुछ होगा कि आगे बढ़े, कुछ और बने। मतलब वो बच्चों को फिल्मों में नहीं आने देना चाहते जी, क्योंकि बाबूजी का रुझाव ये होता था हमेशा कि वो हम लोग को एक कल्चरल साइड में ज्यादा इंटरेस्ट हम लोग का पैदा करते थे। उनको ये रहता था कि हमारी फिल्में तक मत देखो, उसमें कुछ नहीं रखा। अगर पिक्चरें देखनी है, मूवीज देखनी है तो आप लोग 10 कमांडमेंट्स देखो, बेनहर देखो, ये देखो, दूसरी फिल्में देखो जिसमें कुछ सीखने को मिले। और जो हिंदी साहित्य से बाबूजी का जो लगाव रहा है, शरद बाबू, शरद साहित्य उनके सबसे फेवरेट राइटर होते थे। उसके साथ फिर रविंद्रनाथ टैगोर का तो था ही, प्रेमचंद जी की कहानियां पूरी उनकी लाइब्रेरी भरी रहती थी। और जब उठते थे तो शरद बाबू की एक फोटो सामने लगी होती थी जिनको वो पहले दर्शन करना चाहते थे, मतलब इतने बड़े वो थे। दूसरा उनका जो लगाव बाबूजी का रहा है हमेशा से, जो मैंने बचपन से लेके बात तक देखा है, म्यूजिक से लगाव था। म्यूजिक वॉज हिज सोल, उनकी आत्मा थी। तो वो जब भी उनको टाइम मिलता था तो वो हमेशा कोई ना कोई, या तो फिर कवि सम्मेलन या तो फिर वो कोई क्लासिकल म्यूजिक का हो, चाहे भीमसेन जोशी जी का बहुत बड़े फैन थे वो, बैठ के वो फर्स्ट रो में फर्स्ट उसमें देखते थे। दूसरा एक नाटक हुआ करता था जिसका नाम था कटियार कालेजात घुसली। ये शिवाजी मंदिर में फर्स्ट टाइम जब बाबूजी देखने गए थे तो उसमें डॉक्टर वसंतराव देशपांडे वो पूना के थे, बड़े मजे हुए आर्टिस्ट और बड़े मजे हुए सिंगर भी थे, गायक भी थे क्लासिकल। तो उन्होंने जब ये प्ले किया तो उसमें बाबूजी ने जो दाद दिया बैठ के, तो उसमें वो इतने विभोर हो गए और इतने ज़्यादा उनमें उत्साह पैदा हो गई कि वो बिल्कुल ही बाबूजी के मुरीद हो गए उस दिन से। तो जब भी उनका प्ले होता था तो 4 टिकटें घर में आ जाती थी और उस
जोश में बाबूजी को कि उनको जाना ही जाना है। तो वो भी उनका बड़ा एक उम्दा किस्म का वो रहता था कि ये घेई छंद मकरंद जो उसका गाना है वो खुद गाते थे, अपने हारमोनियम लेके म्यूजिक भी बजा लेते थे, तबला भी। आप लोगों में खुद में कभी अंदर से इतना सब कभी नहीं लगा कि हमें एक्टिंग करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिससे संस्कार पड़े थे हम लोगों की ऐसे ही है और इसी तरीके से रहना है। बल्कि एक बनारस की जो परंपरा चली आई है जिसमें हमारी अम्मा हमेशा सीधा पल्ला की साड़ी पहनी, कभी उन्होंने उल्टा पल्ला पहना ही नहीं। तो उस टाइप से हम लोग को भी पाल पोस के बाबूजी ने बड़ा किया था कि पर्दे में और थोड़ा सा फिल्मी माहौल से दूरी रखा हर कोई को। अच्छा। चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, बस पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो और कुछ बन के दिखाओ। घर में फिल्मी चर्चा नहीं होती थी? ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन जब आ जाते थे तो बैठ ही जाते थे लोग, वो तो हम लोग के कानों में पड़ती थी। आना जाना होता था लोगों का, बहुत लोगों का। बल्कि आपको मधुबाला जी, धर्मेंद्र जी, संजीव कुमार जी, सुरेंद्र कपूर जी जो अनिल कपूर के फादर थे, वो तो सायन में ही रहते थे बगल में, वो भी बहुत आते थे। तो ये सब लोग तो आना जाना इनका बना ही रहता था। कन्हैयालाल जी खुद एक निर्देशक बनना चाहते थे जी, लेकिन ऐसा मौका उन्हें मिला नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने मौका लिया। उन्होंने एक नाटक प्ले किया था जिसका नाम था 15 अगस्त के बाद। ये उस समय की बात है जब मोरारजी देसाई चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा। तो उस समय मतलब बाबूजी ने ये नाटक पहली बार प्ले किया था एंड बड़ा अच्छा नाटक था। तो उनके अंदर जो टैलेंट जो भरा हुआ था, दैट वाज, आपके सेट का लीजिए, सेट कैसे डिजाइन होता है, कैसे रंगते हैं साड़ियों को, रंग के कैसे पर्दे बनाए जाते हैं, कैसे नक्काशी की जाती है, कैसे आउटडोर सेट लगते हैं, ये सारी नॉलेज उनमें थी। बाकी और भी थे उनके जैसे आपके गीतकार में लिरिक्स वगैरह, कई फिल्मों में लिरिक्स भी लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं। मेरे ख्याल से 1938 में शायद साधना मूवी थी, उसमें बाबूजी के गाने हैं। एक गाना उन्होंने लिखा था, दैट वाज सावन आए या ना आए, पिया जब झूमे सावन है। सावन आए या ना आए, पिया घर आए सावन है। सावन आए या ना आए, पिया घर आए सावन है। सावन आए या ना आए, प्रीतम प्यारी जब मिल जाए, प्रीतम प्यारी जब मिल जाए, कभी बसंत सुहावन है, कभी बसंत सुहावन है। सावन आए या ना आए, पिया घर आए सावन है। सावन आए या ना आए। बाबूजी ने लिखा हुआ है जी, जिसके रिकॉर्ड्स में अभी भी मौजूद है। 8 गाने उन्होंने एक फिल्म के लिए लिखे हैं, दैट इज आई थिंक साधना फिल्म है। कन्हैयालाल जी की यूं तो बहुत फिल्में हैं जी। उनकी फिल्मों की जब हम बात करते हैं जी, तुरंत जबान पे उनकी फिल्में आती हैं। औरत और मदर इंडिया के बाद अगर बात करें तो गंगा जमुना है, गोपी है, अपना देश है, जनता हवलदार है, दुश्मन है, बंधन, भरोसा, धरती कहे पुकार के जी, हम 5, जी, उपकार, जी, गांव हमारा शहर तुम्हारा, ये तमाम जी, जी, फिल्में भी, इनकी भी लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी कतार है। इस समय तक तो आपकी उम्र काफी अच्छी हो गई होगी जबकि आप समझदार हो गई होंगी। जी जी। फिल्में देखने जाती थी उनके साथ कभी आप? उनकी फिल्में? हाँ। नहीं, वो कभी भी इसमें नहीं रहते थे कि उनकी फिल्में हम लोग देखें। उनको ये रहता था कि हिंदी फिल्मों में इतना कुछ है नहीं देखने के लिए, लेकिन हाँ कभी फिल्म फेयर अवार्ड्स में हम लोग को ले जाते थे, वहाँ पे जाके बैठना उठना होता था, बाकी सेट्स पे जाना होता था। लेकिन आप लोग उनके साथ नहीं जाते थे तो क्या देखते भी नहीं थे आप? नहीं, देखते जरूर थे। हाँ। हम लोग को शौक तो बहुत था चाहे उनके पीछे से हाँ। या कैसे भी करके वो फिल्म तो जरूर देखनी है कि हाँ बाबूजी की फिल्म है। तो कैसा लगता था आपको अपने पिता को इस तरह के बहुत रोमांचित हो जाते थे हम लोग। जी 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 बिल्कुल। देख के आपको कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्राउड फील होता था बड़े की बाबूजी की अच्छी फिल्म बनी है, बाबूजी का ये रोल
रोल है। और तो ये जो मैं अभी नाम ले रहा था, इनमें कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा रही? मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म अगर आप पूछिएगा तो अगर पुरानी फिल्मों में जिक्र किया जाए तो ये था आपका मेरी सूरत तेरी आंखें। अच्छा जी, जिसके अंदर उन्होंने रहमत चाचा का रोल किया है। हाँ। और जो उन्होंने जो इमोशनल जो उनका पहलू दिखाया उसके अंदर, जो उनकी पॉजिटिव रोल में है, वो ज्यादा करके लोग उनको नेगेटिव रोल से ही याद करते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव रोल में अगर उनकी एक सिग्नेचर रोल देखा जाए तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स व्हिच हैव बीन मेड। एंड इसके अंदर जो उन्होंने जो गाना गाया है जिसमें अशोक कुमार को सिखा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, तो इसमें ईश्वर लाल जी का भी बहुत अच्छा रोल था। साथ में जो बाबूजी की जो अदाकारी थी, आई थिंक दैट वाज ट्रेमेंडस, इट वाज आउटस्टैंडिंग। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते नींद न आई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। जले दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तू जले दीपक इत मन मेरा, मन मेरा मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तरपत तरसत उमर गंवाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे। ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे। भोर भी आस की किरण न लाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। एक तो ये हो गई आपकी मेरी सूरत तेरी आंखें जी। फिर मदर इंडिया और गंगा जमुना तो आप लोग को सबको पता है जी। तो उसके बाद ये जो फिल्म थी आपकी धरती कहे पुकार के, इसमें भी उनका जो रोल था, तो आपको उनके पॉजिटिव रोल ज्यादा पसंद थे? नहीं, नेगेटिव भी पसंद थे, ऐसी कोई बात नहीं है। नेगेटिव रोल में जो उन्होंने गंगा जमुना में जो नेगेटिव रोल का अगर हम देखें, जो दृश्य एक था जिसमें अंदर बाबूजी को एक कुत्ता दौड़ाता है और वो कुत्ता दौड़ते दौड़ते बाबूजी का जो फर्स्ट शॉट जो आता है दैट इज अबाउट अ विलन, क्रूर, वही शॉट है। उसमें जो शेड्स बदलते बदलते वो ह्यूमन फेस जो सामने आ रहा है, जब वो बिल्कुल कुत्ते से डर के वो नीचे झुकते हैं और नीचे एक टोकरी होती है उसके शायद पीछे आगे घुसने की कोशिश करते हैं, तो वो 3 शेड्स जो उन्होंने उसके अंदर जो दर्शाया है, आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सीन्स ऑफ हिज लाइफ। अच्छा, आप भाई बहन जब बैठते थे आपस में घर में जी, तब बाबूजी की फिल्मों की बातें होती थी? बिल्कुल होती थी। किस तरह की बातें? हम लोग का ये रहता था कि हम लोग स्कूल से आते थे तो घर में जरूर कोई ना कोई गेस्ट आए हुए रहते थे जो कि बोलते थे कि पंडित जी कोई लखनऊ से आ रहे हैं, कोई यहाँ से, बनारस से, इधर से उधर से। उनके साथ 2-4 लोग और होते थे कि शूटिंग देखना है।
तो ये हमारे मेला तो लगा ही रहता था दिन रात। तो जब ये होता था तो हम लोग बाबूजी को बोलते थे हम लोग भी चलेंगे सेट पर। तो एक बार मुझे याद है हम लोग शायद उपकार के सेट पे गए थे, तो जब वहां पे पहुंचे तो उसमें ये रंगीली रात रंगीली शायद वो गाना कुछ था जिसके अंदर कुछ अलग से सीन दिखाने थे। तो बाबूजी को पता लगा आज ये सेट होना है, तो बोलते तुम लोग सब पैक करो और घर जाओ। नहीं ले गए, वापस भेज दिया। गुलाबी रात गुलाबी, गुलाबी रात गुलाबी, गुलाबी रात की हर बात गुलाबी, गुलाबी रात की हर बात गुलाबी, गुलाबी। तुझसे निगाहें मिली, हाँ राधे दिल पापा गए, लो हम बुलाए बगैर, हाँ बाहों में आ गए। तू भी है राधी, हम भी है राधी, गीत लिबाजी गुलाबी रात गुलाबी, गुलाबी रात गुलाबी, गुलाबी रात की हर बात गुलाबी, गुलाबी रात की हर बात गुलाबी, गुलाबी। अच्छा, माँ के साथ कभी चर्चा होती थी आपकी इन कन्हैयालाल जी की फिल्मों के बारे में? हाँ होती थी। किस तरह से, क्या राय होती थी आपकी माता जी की फिल्मों को लेके? कभी वो ये नहीं कहती थी कि ये ऐसे ही क्यों किरदार करते हैं, कभी अच्छे भले किरदार क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो उनका रेशो बहुत कम होता था उनका। बाबूजी जो किरदार करते थे उसमें तो आप देखिए कि एक वाइफ होने के नाते और हमारी मदर होने के नाते उनका बहुत योगदान रहा है। जो उनकी पेशेंस लेवल था या उनका देख रेख का सारा जो उन्होंने जिम्मेदारी पूरी जो घर की संभाल रखी थी, 7 भाई बहन थे, उनका पढ़ना लिखना सब कुछ उनके हाथ में था। तो इसके साथ अम्मा की मतलब रहता था कि बाबूजी की टाइमिंग्स वगैरह, उनका जो भी नाश्ता करना, ये करना वो करना, मतलब उनका पूरा वो रहता था। बाकी उनका ये रहता था कि हाँ बाबूजी जो भी करते हैं वो तो आई थिंक हिज परफॉर्मेंसेस आर अप टू द मार्क, और उसमें उनका तो कोई ज्यादा कोई टिप्पणी या कुछ होती नहीं थी। कन्हैयालाल जी एकदम पूरी तरह से स्थापित हो गए जी। तब कन्हैयालाल जी ने कभी फिल्म डायरेक्ट करने के बारे में कोई प्रयास नहीं किया? नहीं, बाबूजी ने कभी ये नहीं किया क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी। आई थिंक टिल हिज डेथ, उनकी 1982 में डेथ हुई है और उस समय तक शायद उनकी 4 फिल्में रहती थी डबिंग के लिए, लेकिन वो डबिंग के लिए कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं मिल पाया और उनके सेम जो लहजा वही बोल सके वो वाला बंदा कोई मिल ही नहीं पाया आज तक, उनके डेथ के बाद भी। तो वो डब नहीं हुई? डब हुई, लेकिन अब सी दुबे या जो भी होंगे देख लिया उन्होंने कहीं से करके। शायद उसमें से सितारा वाज वन ऑफ द फिल्म्स। एक जीवन मृत्यु फिल्म थी आपकी, हाँ धर्मेंद्र जी के साथ। जी, आई थिंक इट वाज वेरी आउटस्टैंडिंग, वो भी बहुत अच्छी थी। और उसमें जो शायद जेब रहमान एक मुजरा कर रही हैं जिसमें वो सीन है, और बाबूजी और रमेश देव जी, धर्मेंद्र जी, राजेंद्र नाथ भी हैं उसमें, और अजीत जी हैं, एक और एक्टर थे, जयराज जी थे। हाँ जयराज जी थे, एक और एक्टर थे मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ये लोग जब वाहवाही कर रहे हैं और वो गाना जो गा रही हैं, तो वो स्पेशली ये जो जग गाना था जमाने में अजी ऐसे कुछ था, वो उसके बोल थे। तो वो गाना बाबूजी का बहुत बहुत फेवरेट गाना था। मतलब जब भी उनको टाइम मिलता था तो ये गाना प्ले करते थे और इसको जरूर सुनते थे। ले जाते हैं कश्ती
एक फिल्म और रही जो महाभारत की कहानी को कुछ अलग अंदाज में दिखाया गया, हम पांच। उसमें तो बल्कि कई नए लड़के भी थे। हाँ, मिथुन चक्रवर्ती, नसरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, राज बब्बर जी थे और गुलशन ग्रोवर थे और एक ध्रुव करके एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने काम किया था। उसमें जो हम पांच वाला जो गाना था, जो हम पांच पांडव और शकुनी मामा, तो उसमें बाबूजी की जो उठा पटक हुई, हाँ। उसमें उसके बाद उनकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी थी। मतलब एज फैक्टर को ले लीजिए या फिर थोड़ा सा ज्यादा वर्कलोड हो गया होगा। तो उस टाइम के बाद बाबूजी जब भी उनको सुबह उठते थे तो एक मालिश वाला आता था जरूर, और वो मालिश 1 घंटा 2 घंटा सरसों के तेल से खूब अच्छे से करता था। हाँ। तो उनकी फिजिकल कंडीशन थोड़ी सी डिटीरियोरेट होने लगी थी। हाँ। उस टाइम के बाद। आज कनेक्शन किसका तोड़ो, कनेक्शन आज कनेक्शन किसका तोड़ो, हुम ना कुम हुम, हुम ना कुम हुम, हुम ना कुम हुम, हुम ना कुम हुम। हम 5 पांडव ये शकुनी मामा, हम 5 पांडव ये शकुनी मामा, शकुनी मामा ये शकुनी मामा, हम 5 पांडव ये शकुनी मामा। अरे देखो 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 महाभारत का ड्रामा, हम 5 पांडव ये शकुनी मामा, हम 5 पांडव ये शकुनी मामा। और ऐसी एक फिल्म पहले जो थी वो अपना देश थी, अपना देश, यस। हाँ, जी राजेश खन्ना के साथ। साउथ में उसकी शूटिंग हुई थी, जिसमें कन्हैया लाल जी का एक अलग तरह से किरदार था। जी, शायद उसमें कुछ सोने का चम्मच वगैरह जी जी, ये एक चम्मच इन तीनों चम्मचों को लेके आएगा। वो ये डायलॉग राजेश खन्ना का सुना। नहीं, अरे दुश्मन भी बड़ी अच्छी मूवी थी वैसे। दुश्मन में तो थोड़ा पॉजिटिव था रोल। हाँ, कर भला सो हो भला। हाँ। ये उनका शायद दुश्मन में जो कैरेक्टर था थोड़ा पॉजिटिव था। वो तो बाबूजी के एक बहुत लगाव था मीना कुमारी जी से। मीना कुमारी जी को वो बहुत प्यार करते थे। आई थिंक लाल हवेली मूवी से जब वो छोटी सी थी, उस टाइम के पहले से बाबूजी ने उनको गोद में खिलाया। अच्छा जी, इतना मतलब मानते थे और बेटी की तरह मतलब उनका था संबंध। तो जब पाकीजा शायद रिलीज हुई थी उसके बाद मीना कुमारी की डेथ हुई है। तो घर पे आए थे तो मुझे याद है मैंने दरवाजा खोला था और आके एकदम से वो काला चश्मा लगाए हुए थे, गॉगल्स, उसके अंदर जो उनके झरझर आंसू बह रहे थे वो किसी को दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन आके हमारी मदर से कहे कि मीना नहीं रही। तो एक उनको भी काफी बड़ा सदमा लगा था इस बात का। हर दुखड़ा सहने वाली, मुंह से न कुछ कहने वाली, हर दुखड़ा सहने वाली, मुंह से न कुछ कहने वाली, त्याग और सेवा में जो दुनिया से न्यारी है, त्याग और सेवा में जो दुनिया से न्यारी है। धरती सीधी रजवाली ये भारत की नारी है, भारत की नारी है, भारत की नारी है। घर की लाज को धर्म जो समझे कर्म करे सुखकारी, अंगारों में दूध पड़े जो समझ घुसे फुलवारी। घर की लाज को धर्म जो समझे कर्म करे सुखकारी, अंगारों में दूध पड़े जो समझ घुसे फुलवारी। हर आंसू पीने वाली, होठों को सीने वाली, मर मर कर जीने वाली ऐसी सन्नारी है, मर मर कर जीने वाली ऐसी सन्नारी है। धरती सीधी रजवाली ये भारत की नारी है,
भारत की नारी है, भारत की नारी है। मधुबाला जी के साथ भी काफी फिल्में करी हैं। 2 फिल्में शायद उन्होंने, बहुत दिन हुए और एक थी राधिका शायद थी। बाबूजी दोनों में शायद मधुबाला जी के फादर का रोल किया है। एक और उल्लेखनीय फिल्म रही है जी, राम और श्याम। राम और श्याम जी, उसमें प्राण थे, दिलीप कुमार जी थे, काफी नाम हुआ था उसका। बड़ी हिट भी रही फिल्म। जी जी। और दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया जी। फिर और पलकों एक की आई छांव में रही थी मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना बहुत अच्छी थी। और जब हम बात करते हैं कन्हैयालाल जी की फिल्मों की, जी, समाज को बदल डालो, हाँ, वो परीक्षित साहनी जो कि उस समय अजय साहनी के नाम से काम करते जी थे, जी। है ना? देखा जाए तो ये जो मदर इंडिया वाला जो इनका रोल है, जो इन्होंने अदा करी है, तो वो उस टाइम के जो सेटअप था, जो जमींदारों के साथ क्या होता था, जो वहाँ के किसान होते थे, उनको कैसे एडवांटेज लिया जाता था, वहाँ के मनी लेंडर्स जो होते थे, सूदखोर जो होते थे जी। तो इसकी जो स्थापना, मतलब वो फिल्म में यही मैसेज, आई थिंक वो सोशल मैसेज गया हुआ है जी। उस टाइम से ही शुरू हुआ था। ये तो औरत में भी था, लेकिन इसको थोड़े से ब्रॉड और बहुत ही अच्छे ढंग से जो दर्शाया गया है, वो मदर इंडिया से ही ये वाला जो समाज का जो सोशल मैसेज गया है कि इस तरह से होता है और इसको कैसे ठीक किया जाए या आगे इसके बारे में सोचा जाए, ये बहुत बड़ी बात हुई थी। एक और फिल्म का नाम लेना जरूरी है जी, तीन बहुरानियां। तीन बहुरानियां, हाँ, उसमें शायद पृथ्वीराज कपूर जी के साथ। हाँ, उसमें एक्टिंग करके बाबूजी बहुत खुश थे। उसके काफी मतलब तो उससे कुछ जुड़ी कोई बात आपको अगर मालूम हो जो नहीं, यही था कि बाबूजी ने बोला, आज मैंने मतलब वहाँ पे साउथ जाते थे, वैसे बाबूजी इतना पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन उनका ये रहता था कि उनको सामने से अगर कोई लैंग्वेज का कोई सीखने का मौका मिलता था तो वो जरूर उसको आगे मतलब अपने ले आते थे जबान पर। तो चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो साउथ इंडिया की हो, चाहे वो बंगाली हो या मराठी हो, मतलब ये कहते थे कि वहाँ के लोग बड़े प्रोफेशनल हैं, बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से बनाते भी हैं और उनमें कोई कमी नजर नहीं आती। ये उनका बहुत एक अच्छा ये रहता था, कमेंट रहता था। हमरे आंगन बगिया, बगिया में दो पंछी, हमरे आंगन बगिया, बगिया में दो पंछी, ओए पंछी उड़ न जाए देखना, पंछी उड़ न जाए, हमरे आंगन बगिया, बगिया में दो पंछी, ओए पंछी उड़ न जाए देखना, पंछी उड़ न जाए, हमरे आंगन बगिया। देखिए, बातें करते करते वक्त कितना निकल गया। जी। हीरा फिल्म भी याद आ रही है मुझे। जी, सुनील दत्त जी के साथ। जी जी। सुनील दत्त, आशा पारेख। जी, उसमें आशा पारेख जी ने ये बोला है कि मतलब कन्हैयालाल जी के बारे में, बाबूजी के बारे में, कि उनके साथ काम करके मुझे एक फादरली फीलिंग आती, और जब भी वो सेट पे आते थे तो पान का डब्बा जरूर लाते थे साथ में। अब बात थोड़ी ये जरूर चाहेंगे करना जी कि जब बात करें कि फिर साथ साथ आप लोगों का जीवन जो है वो पढ़ाई लिखाई ये सब चल रहा था जी, तो कितनी इन्वॉल्वमेंट होती थी कन्हैयालाल जी की आप लोगों के परवरिश की तरफ? परवरिश तो देखिए, हम लोग को जो परवरिश मिली, मेरे ख्याल से हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी परवरिश हम लोग को दी गई। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में ही हम लोग को पाला, मतलब कभी मेकअप से नहीं, ग्लैमर से दूर, ये सब रखा। और चाहे कीमती से कीमती कॉटन की साड़ियाँ, जो कि आजकल मिलती भी नहीं है और लोगों को पता भी नहीं है। हेमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें करके। 14 अगस्त 1982 को शायद उनका निधन हुआ था जी। तो उस समय क्या उम्र रही होगी आपकी? 20-22 साल। शादी हो चुकी थी आपकी? हाँ, हो चुकी। बाबूजी जब उनको लगा बॉम्बे में कि उनकी मतलब एक इंक्लिनेशन या कहिए अंदर से कुछ फीलिंग्स ही आ जाती है कि हाँ अब थोड़ा सा हम काशी की तरफ बढ़ें, तो उन्होंने मतलब अपना बनारस गए। बनारस में हमारा मकान है, वहाँ पे बाबूजी ने एक मंदिर भी बनाई है शिव जी की, जो कि गंगा जी आती हैं, ऊपर आती हैं, पैर धो के नीचे चली आती हैं, उसको स्थापित करी है। उनकी फिल्मों के कुछ गाने याद हैं जो कन्हैयालाल जी पर पिक्चराइज हों? या ये आपकी सत्यम शिवम सुंदरम में जो वो गा रहे हैं, वो फिल्म रही गई जी, राज कपूर जी के साथ। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला,
क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। कारी अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा, काली कमली वाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हमारी इतनी सारी बातें, इतनी ऑथेंटिक बातें जो हमें मिली हैं, हमारे श्रोताओं तक पहुंची हैं। जी, श्रोताओं तक तो पहुंचे और आजकल की पीढ़ी को भी ये नजर आए कि ये एक्टिंग का कैसा दौर था और उनको भी कुछ प्रोत्साहन मिले। मैं तो यही चाहती हूँ, हमारी कोशिश यही रहेगी। तो अब इस जगह पे हम आपसे विदा लेंगे जी, और इस बात के साथ कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपका विविध भी। भारती के लिए जी। इतना वक्त आपने दिया जी, और विविध भारती के सुनने वालों तक आपने उनके प्रिय कलाकार के जी, जी। जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जी। जो वो नहीं जानते थे जी। वो पहुंचाई। जी। इसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आपको भी, सबको भी शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम। बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुन रहे थे अभिनेता कन्हैया लाल जी की सुपुत्री हेमा सिंह, इनसे अमरकांत दुबे की बातचीत। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला निखिल धामापुरकर से, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।